नमस्कार बच्चों, आज हम फिर पढ़ेंगे आवर्तकता में आयनन विभव। आयनन विभव एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एटम्स की, किसी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अगर हम आयनन विभव को बखूबी से समझ जाएं तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से हम दे सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं आयनन विभव। आयनन विभव, इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी भी कहते हैं। यहाँ शब्द समझिए, आयनन। आयनन का मतलब आयन में बदलना, आयन में बदलना। और विशेष रूप से धन आयन, याद रखिएगा, विशेष रूप से धन आयन। और चूंकि किसी परमाणु को धन आयन में आसानी से नहीं बदली जा सकती, इसके लिए इसको ऊर्जा देना पड़ता है और इसलिए ये आयनन विभव कहलाता है। अब हम देखेंगे क्या होता है। देखो, इसको समझते हैं। डेफिनेशन देने से पहले हम जानते हैं परमाणु में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर विभिन्न एनर्जी लेवल्स होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हम आखिरी सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस सभी सेलों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन इनकी अट्रैक्शन पावर जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं वो क्या होती है, कम होते जाती है। यदि हम इसको n = 1, n = 2, n = 3 माने, इसको K सेल, L सेल, L माने, तो K सेल पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, L सेल पर उससे कम, फिर M सेल पर। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी एटम्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली होल्ड होता है, लूजली होल्ड होता है बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होता है, लूजली होल्ड रहता है। अब अगर हम बोर्स कॉन्सेप्ट पर जाएं तो बोर कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा जब देते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, यहाँ पर और ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर हैं, ऊर्जा रिसीव करता है और फिर ये जंप अप होता है, और ऊर्जा दिया जाए और जंप अप होगा। और इस तरह से फर्दर अपनी हायर एनर्जी लेवल पर वो क्या हो जा सकता, जंप अप किया जा सकता है। जब किसी सिस्टम या एलिमेंट्स को या एटम को रेडिएट किया जाएगा तब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जंप अप होते होते, अपने हायर एनर्जी लेवल से होते होते एक स्टेज ऐसा आएगा कि अपनी न्यूक्लियर के अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाती है, बाहर हो जाता है। और बाहर जब होती है तब वह क्या किस में बदल जाता है, वो आयन में बदल जाता है। ये इस आयन में बदल जाता है, मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने एनर्जी सप्लाई किया और इस एनर्जी को ही आयनन विभव या क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। चूँकि यह काम ऊष्मा देकर के भी की जा सकती है या उसमें ऊर्जा से कराई जा सकती है। जब उसमें ऊर्जा से कराते हैं तो ये एंथैल्पी कहलाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाल करके या अदर टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वहाँ पर ये विभव कहलाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई से। यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है, अगर एंथैल्पी के रूप में अगर मेज़र करते हैं तो इसकी यूनिट होती है किलोजूल पर मोल होता है। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसकी जो यूनिट है वो क्या जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन के रूप में क्या आएगा, किसी परमाणु की
आयनन विभव। विलगित परमाणु के गैसीय अवस्था में उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाता है। यहाँ पर यह होगी तो इसको IE से डिनोट करते हैं और ये होगा तो इसको IP से डिनोट करते हैं। चूंकि यह घटना एनर्जी के अवशोषण से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, हमारा ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, सॉरी ऊष्मा शोषी मीन्स इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसलिए यहाँ पर H का मान प्लस होता है। तो ये हो गई हमारा, और इसमें क्या जाते हैं, ये कोई भी एटम धनायन में बदल जाता है। अब हम देखेंगे आयनन ऊर्जा के प्रकार। देखो यहाँ पर ये प्रकार में ये कितने प्रकार, प्रथम आयनन विभव या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर हो जाएगा सेकेंड, फिर है थर्ड, इस तरह से हम आगे देख सकते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होगा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एटम। क्या हो जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove first electron from valence shell called first IE of atom। यहाँ क्या होगी, सब चीज़ सेम रहेगा, केवल सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की ज़रूरत होगी। इस तरह से हम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनको बोलते हैं उत्तरोत्तर आयनन विभव। उत्तरोत्तर आयनन विभव और सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फैक्टर है जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर फर्स्ट, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखिए, पहले तो हम ये देख लें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में होता क्या है। हम इस पर जब क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो यह एनर्जी किस रूप में कंज्यूम होता है। चूंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थ्रू क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है, न्यूक्लियर मतलब इनवर्ड फोर्स से बंधा रहता है। जब एनर्जी देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण करता है और अपने इनवर्ड फोर्स मीन्स न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने में काबिल हो जाता है, या इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि इसका न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगा
तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन्स उसका आयनन विभव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और किसी न्यूक्लियस, किसी एटम की न्यूक्लियस का न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, वह दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो वैलेंस सेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने पर उस पर लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होता है, और इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है बाय सप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी तो वैलेंस सेल पर न्यूक्लियस के थ्रू लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और उसकी आयनन विभव कम हो जाता है। उसी तरह से आयनिक कोई अगर आयंस है तो आयंस की रेडियस अगर इंक्रीज होती है तो आयन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है। सो हमारे पास क्या आया कि अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है या फिर आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है, देन क्या हो जाता है, IE की वैल्यू कम हो जाती है, IE की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी स्थिति हम देखें, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस पर अगर प्रोटॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होता जाएगा, और इसलिए उसको निकालने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और अर्थात उसकी आयनन विभव बढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्या आई रिजल्ट कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पर IE की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके भी ऑपोजिट अगर हम न्यूक्लियर चार्ज कम करेंगे तो I की वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, मान लो हमारे पास बेरिलियम है या लिथियम को ले लेते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, एक 3 होता है, 4 होता है। यहाँ पर भी देखो 2 1 और ये 2 2, दोनों पर नंबर ऑफ सेल्स इक्वल हैं, दोनों का सेकंड नंबर सेल वैलेंस सेल है, और यहाँ पर इसके पास देखिए आपका 3 प्रोटॉन है और यहाँ पर इसका 4 प्रोटॉन है। तो बेरिलियम की न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन है लिथियम से, और इसलिए बेरिलियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तुलना में टाइटली होल्ड रहेगा, दृढ़ता से बंधा रहेगा, और इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम का आयनन विभव लिथियम के आयनन विभव से अधिक होता है। इसके विपरीत अगर देखें हम यहाँ पर, या इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर लेके देख सकते हैं। देखो मान लो हमारे पास लिथियम है और यहाँ पर सोडियम है। इस फर्स्ट वाले का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो लिथियम के क्या होता है, 2 1 होता है, सोडियम का होता है 2 8 1। यहाँ देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल पर है सोडियम का, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल पर है। और अब जानते हैं कि थर्ड सेल पर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स सेकंड सेल की तुलना में ज़्यादा होता है, कम होता है। इसलिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तुलना में लूज बंधा रहेगा, और इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी सप्लाई करके रिमूव किया जा सकता है, और इसलिए सोडियम की आयनन विभव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लिथियम के रिस्पेक्ट में। मतलब एटॉमिक रेडियाई इसका ज़्यादा है, इसलिए इसका क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ा तो इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है। ये तो हो गया हमारा दूसरा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो इफेक्ट क्या कर सकता है, एक है पेनिट्रेशन पावर या शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल पर है
उस ऑर्बिटल की शेप पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो s ऑर्बिटल पर होगा, या फिर p ऑर्बिटल पर होगा, या फिर d ऑर्बिटल पर होगा, या फिर f ऑर्बिटल पर होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक होने की वजह से यह न्यूक्लियस के करीब होता है, और न्यूक्लियस के करीब होने के कारण इसमें s इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे रहते हैं अन्य ऑर्बिटल की तुलना में। इसलिए s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का मान यहाँ पर pdf के रिस्पेक्ट में ज़्यादा लगेगा, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। p की अगर बात करें हम, तो p चूंकि s के बाद आता है, मीन्स p का जो लोकेशन है पीरियोडिक या सॉरी एटॉमिक लोकेशन है या ऑर्बिटल का लोकेशन है वो s के बाद आता है, इसलिए नाभिक से दूर होगा, और इसलिए s के रिस्पेक्ट में लूज बंधा रहेगा, परंतु d के रिस्पेक्ट में टाइट बंधा रहेगा। इसलिए p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको s की तुलना में कम एनर्जी लगेगी और d की तुलना में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकनेस ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं इसको। तो जो अधिक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक ऑर्बिटल पर होगा तो ज़्यादा टाइटली या दृढ़ता से बंधा रहेगा, और इसलिए उसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मान लो लेते हैं बेरिलियम का और यहाँ लेते हैं बोरोन का। तो बेरिलियम के हम देखते हैं 2 होता है, और बोरोन का होता है 2 3, और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 होता है, यहाँ पे 1s2 2s2 p1 होता है। मीन्स इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p पर है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s पर है। और यहाँ हमने देखा है कि यदि हम इन दोनों में कंपैरिजन करें यहाँ पर, तो उस केस पर हम देखें कि जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज की बोरोन का ज़्यादा है, तो बोरोन की न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आयनन विभव बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, परंतु यहाँ पर क्या होती है, बेरिलियम का आयनन विभव बोरोन की तुलना में अधिक हो जाता है। उसका कारण क्या है, देखिए, चूंकि इन केस ऑफ बेरिलियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लाइज ऑन s ऑर्बिटल विच इज सिमेट्रिक, और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दृढ़ता से बंधा रहता है। जबकि बोरोन की केस में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पर है, और p ऑर्बिटल क्या होता है, s की तुलना में लो सिमेट्रिक होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में लूज बंधा रहेगा, और इसलिए इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम क्या हो जाएगी, अधिक होगी बोरोन की तुलना में। और यह केवल बेरिलियम बोरोन पर लागू नहीं होती, यहाँ पर क्या होगी, पीरियोडिक टेबल, चूंकि ये सेकंड ग्रुप है और या सेकंड ए है, और ये क्या है, हमारा थर्ड ए ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनन विभव का मान, फर्स्ट आईपी का मान क्या होती है, सेकंड ए की तुलना में कम होता है। ये है शेप ऑफ ऑर्बिटल, या फिर हम इसको सिमेट्रिक ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। अगला हमारे पास आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी विन्यास। चूंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल क्या होता है, ये बातें हम सबको पता है, जो ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीट वैकेंट, हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीट फिल्ड होता है, वो क्या होता है, मोर स्टेबल स्टेट में होते हैं, मोर स्टेबल होता है। और इसका भी इफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पर पड़ेगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ हम लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का 7 8। देखो यहाँ पर 7p है, यहाँ पर 7 8
8p है, मतलब इसके पास हम ऐसा लिख सकते हैं p = 8, प्रोटॉन 8 है, यहाँ पर प्रोटॉन क्या है 7 है। तो न्यूक्लियर चार्ज की बेस पर अगर हम इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल को स्टडी करें तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अधिक है और इसलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होगी, टाइटली होल्ड होगा, दृढ़ता से बंधा हुआ होगा और इसलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का मान क्या होगी, ज़्यादा लगना चाहिए। परंतु अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 px py pz 1 1 1 हो जाता है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास px twice py 1 एंड pz 1। यहाँ देखो ये क्या है, p ऑर्बिटल, देखो दोनों के केस में देखें ये ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, इससे दोनों की प्रभाव स्टडी सेम होगी। यहाँ भी देखो ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इन दोनों का प्रभाव सेम होगा। हम यहाँ पर p की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस है और ये क्या है, हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अब फिर से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और जानते हैं हम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर है और अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाह रहा है। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का प्रयास करेगा और इसलिए नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज डाल करके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दृढ़ता से बांध लेगा, आसानी से निकलने नहीं देगा और यदि निकालना ही है तो इसको हमको अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की तुलना में। और इसलिए नाइट्रोजन की जो आयनन विभव का मान है वो ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है और यह केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर लागू नहीं होती, चूंकि नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है और यहाँ पर क्या होती है 16th ग्रुप का एलिमेंट है। तो यह जो अपवाद है वह 15th ग्रुप के हर मेंबर के करेस्पॉन्ड 16th ग्रुप के मेंबर के साथ लागू होगा। जैसे नाइट्रोजन के साथ हम क्या रहते हैं, फास्फोरस रहता है, तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर रहता है। तो फास्फोरस की आईपी का मान क्या हो जाएगी, फास्फोरस की आईपी का मान या फर्स्ट आईपी का मान यहाँ सल्फर से अधिक होगा। फिर आर्सेनिक की बात करें तो यहाँ क्या रहता है, सिलेनियम रहता है। इन दोनों के बीच में हर एलिमेंट्स की कंपैरिजन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा इसकी स्पेशल फैक्टर्स जो क्या कर रहे थे, आयनन विभव को प्रभावित कर रहे थे। अब हम देखेंगे इनकी पीरियोडिक ट्रेंड और पीरियोडिक ट्रेंड देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस तो होता रहता है। अगर कॉन्सेप्ट हमारी ब्रेन पर बढ़ जाए तो हम बड़ी आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड मीन्स आवर्त सारणी में आवर्त और ग्रुप पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगा, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। तो बाएं से दाएं चलने पर चूंकि क्या होती है, नाभिकीय आवेश में सतत वृद्धि होने के कारण क्या होती है, I की वैल्यू या I का मान बढ़ता है, या हम इसको बोल सकते हैं परमाणु
त्रिज्या छोटा होने के कारण भी यहाँ पर पीरियड, लेफ्ट राइट चलने पर नाभिकीय आवेश में सतत वृद्धि होने के कारण क्या होती है, इनकी आकार, परमाणु का आकार कम होता है, कम होते जाता है, फलस्वरूप IE की वैल्यू इंक्रीज होता है। ग्रुप में देखें हम, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, यद्यपि नाभिकीय आवेश, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इसको, आप एक्सप्लेन कर लेना अपने वर्ड में। यद्यपि नाभिकीय आवेश बढ़ती है, साथ साथ कक्ष की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और IE की वैल्यू घटती है, IE की वैल्यू घटती है। अब यदि हमको बोले कि हम सेकंड पीरियड की बात करें, तो सेकंड पीरियड देखो यहाँ से क्या होता है हमारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हम नियान की बात करें तो यहाँ पर सब देखो, यहाँ से इधर जाने पर क्या हो रही है, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है और साइज छोटा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होता जाएगा और इसलिए I की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नियान होता है। मीन्स हमने पाया ये कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में सबसे अधिक अगर आयनन विभव किसी का है तो नियान का। उसी तरह से हम सोडियम की अगर बात करें, देखो थर्ड पीरियड की बात करें तो क्या हो जाएगी, बेरिलियम के बाद क्या आता है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है नहीं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। यहाँ भी क्या होगी, इनके आयनन विभव का मान, और यहाँ पे क्या आएगा आपका नियॉन, सॉरी आर्गन। और इसलिए इस समूह में आर्गन की आयनन विभव का मान सर्वाधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर पीरियड में जो एक्सट्रीमली राइट में जो होता है, जो कि अक्रिय गैस होते हैं, उनकी आयनन विभव का मान सबसे अधिक होता है और एक्सट्रीमली लेफ्ट में जो होते हैं उनकी आयनन विभव का मान सबसे कम होता है। और आयनन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने से आशय है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसकी वजह क्या हो जाती है, धनायन में बदल जाता है। और धनायन बदलने, किसी परमाणु के धनायन में बदलना उसकी क्रियाशीलता पर भी आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रियाशीलता भी इसकी बदल जाती है। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो यहाँ पर काम आएगा। जैसे देखो, हम फर्स्ट IP और सेकंड IP या सक्सेसिव IP की बात करते हैं। फर्स्ट IP या IE, फर्स्ट IE और सेकंड IE मीन्स प्रथम आयनन विभव और सेकंड आयनन विभव में क्या रिलेशन होगा। देखिए इसकी उदाहरण समझते हैं हम। मान लो हमारे पास सोडियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होता है, क्योंकि 11 होता है, 2s1 होता है। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो कहलाएगा हमारा फर्स्ट IE कहलाएगा, फर्स्ट IE कहलाएगा।
और इसको निकाल देने के बाद वह सिस्टम बदल जाएगा Na+ में, Na+ में बदल जाएगा। जब ये Na+ की बात करें हम, तो चूंकि देखो Na+ की जो साइज़ होती है वो छोटा हो जाता है Na से, ये क्या है, साइज़ पर है, और साइज़ होने से क्या होगी, अब Na+ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, टाइटली होल्ड हो जाएगा, और इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की मान ज़्यादा होगा। मीन्स हम क्या करें, Na+ को अगर Na2+ में अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर भले पॉसिबल नहीं हो, लेकिन हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू सेकंड IE कहलाएगा, और निश्चित रूप से क्या होगी, सेकंड IE की वैल्यू जो होगी वह फर्स्ट IE से क्या होगी, अधिक होगा। उसी तरह से थर्ड IE की वैल्यू क्या होती है, सेकंड IE से अधिक होती है। अब हम बोल सकते हैं इसको कि फर्स्ट IE सबसे कम, सेकंड IE उससे ज़्यादा, फिर थर्ड IE उससे ज़्यादा, इस तरह से हम ले सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे जा रहे हैं। जैसे देखो, हमको क्वेश्चन के तौर पर मैं कुछ एक्सप्लेन के अपवाद हैं। जैसे बेरिलियम और बोरोन की बात करते हैं, तो चूंकि ये सेम पीरियड के मेंबर हैं और हमने देखा है कि लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं तो IE की वैल्यू इंक्रीज होता है, तो इस आधार पर क्या होना चाहिए, बोरोन की IE को ज़्यादा होना चाहिए, किससे, बेरिलियम से। बट होता क्या है, बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरोन से। इसका कारण यहाँ पर देखें हम, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो ये 4 हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाता है। बोरोन की केस में क्या हो जाती है, 2 3 होता है, और ये 1s2 2s2 हो जाता है, ये 1s2 2s2 p1 हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो s पर है, यहाँ पर p पर है, तो ड्यू टू द सिमेट्रिकनेस ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या हो जाएगी, ड्यू टू सिमेट्रिकनेस या ऑर्बिटल की सममितता के आधार पर, ड्यू टू सिमेट्रिकनेस ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, s इलेक्ट्रॉन मोर सिमेट्रिक होता है p से, और इसलिए s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान p इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है, और इसीलिए बेरिलियम की आयनन विभव बोरोन से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका रीज़न क्या हुआ, ड्यू टू द सिमेट्रिकनेस, या यहाँ का s इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सिमेट्रिक है p इलेक्ट्रॉन की तुलना में। और यह बातें पूरी सेकंड और थर्ड, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसके रिस्पेक्ट में बात करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो यहाँ पर क्या होगी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और सब प्रश्नों के उत्तर क्या होगी, सेम होगा, ड्यू टू द सिमेट्रिकनेस ऑफ द ऑर्बिटल। यहाँ पर देखेंगे दूसरा इसका एक्सेप्शंस के रूप में देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें हम, तो क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनन विभव की तुलना करना चाहते हैं। तो चूंकि ये भी सेम पीरियड के मेंबर हैं और सेम पीरियड के मेंबर होने की वजह से यहाँ क्या हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन की IE को ज़्यादा हो जाना चाहिए नाइट्रोजन की IE से, परंतु ये होता है क्या, OIE इज़ लेस देन हो जाता है NIE से। इसको भी हम समझने की प्रयास करते हैं, मतलब नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों। तो यहाँ पर देखो, इस केस में हम देखें तो नाइट्रोजन 7 2 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 px1 py1 pz1। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 8 2 6 होता है, 1s2 2s2 px twice py1 एंड pz1। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है,
और ये क्या है आपका एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हम जानते हैं कि जो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा ही होल्ड कर लेता है, और इसलिए उसका अनुभव का मान अधिक होता है ऑक्सीजन से। ये किसकी वजह से आया? सीधा शॉर्टकट में देखें तो ड्यू टू सिमेट्रिक या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि यहाँ पर क्या आई थी? ड्यू टू सिमेट्रिकनेस ऑफ ऑर्बिटल के कारण हुआ था। एक तीसरा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमने देखा है कि मोस्टली जो सेकंड IE होता है वो अधिक होता है फर्स्ट IE से, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की केस हम देखना जा रहे हैं। जैसे देखो, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो, या इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में क्या होगी? 1s2 2s2 px1 py1 एंड pz1 होता है। और इस ये चूंकि क्या है? सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, और सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टाइटली होल्ड होगा, और इसलिए इसकी IP की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट IP क्या होगी? का कुछ मान होगा। चलिए, जब ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, तब उस केस पर यहाँ पर क्या हो जाएगी? N+ में बदल जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी वैलेंस सेल का 2s2 px1 py1, और ये हो जाएगा pz0। अब ऐसा हो जाने से क्या हो गया? आपका एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल होता है। फिर से नाइट्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहेगा, ग्रहण करना चाहेगा। अब इसलिए क्या करेगा? वो फटाफट इस इलेक्ट्रॉनों को निकालने का प्रयास करेगा, और क्या हो जाएगी? Na+, ये Na2+ में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s2, ये px1 py0 हो जाएगा, pz0 हो जाएगा। और थर्ड की स्थिति में देखें तो N2+, यहाँ पे N3+, और क्या हो जाएगी? E-, और ये हो जाएगा 2s2, और ये हो जाएगा px0 py0 pz0। देखो फिर से क्या मिला? ये क्या मिल रहा है? एसिमेट्रिक, और ये हो जा रहा है सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यह क्या हो जाएगी? फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन की केस पर कि जो फर्स्ट IE थी वो क्या थी? सर्वाधिक था, अधिक था। फिर क्या हो? फर्स्ट IE अधिक था सेकंड IE की तुलना में, और सेकंड IE से भी कम हो जा रहा है हमारा थर्ड IE। तो यहाँ इसका भी रीज़न क्या है? कि इसका रीज़न देखें तो ड्यू टू द सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये इस तरह से बातें आ रही है। ये हो गया हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम देखने जा रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल से हमको क्या क्या पता चलती है, या क्या इसके लाभ हैं। कुछ इम्पॉर्टेंस चीज़ों को कि इसका एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेन एप्लीकेशन देखते हैं। पहला, या एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट स्थिति हम देख सकते हैं पहला एप्लीकेशन के रूप में, टू डिटरमाइन या टू कैलकुलेट, टू डिटरमाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मान लो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमको लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए फर्स्ट IE या IP की वैल्यू जो होती है उसको अगर मान लो यहाँ पर देख कुछ मान यदि देखते हैं हम लोग 5
5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी जो सेकंड आईपी होती है वो 70.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मीन्स इस केस में क्या हो रही है, सेकंड आईपी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है फर्स्ट आईई से। इसका मतलब यहाँ पर देखें लिथियम की केस पर 1s2 2s1 हो जा रहा है और यहाँ पर लिथियम प्लस के रूप में जब होगा तो क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा तो ये 1s2 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो कि क्या है, स्टेबल है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चूंकि सेकंड आईपी की वैल्यू फर्स्ट आईपी से बहुत ज़्यादा है, जो इस बात को सूचित कर रहा है कि आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ स्पेसिस है वो मोर स्टेबल हो जा रहा है। मीन्स लिथियम के वैलेंस शेल पर केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये हम जान सकते हैं। दूसरा देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैसे पता लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास, हम यहाँ पर बात करते हैं कि सोडियम धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वह उसकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर होती है। याद रखिएगा, चूंकि धातुओं की क्रियाशीलता उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। और हम मान लो हम सोडियम की बात करते हैं तो जिस धातु का आयनन विभव कम होगा वह उतनी ही सरलता से धन आयन बनाएगा और इसलिए क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आयनन विभव का और इधर हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी को। तो हमने क्या देखा, जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आईई के। मीन्स जिस मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान अधिक होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और जिसका कम होगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यदि हमको मान दे दे ए और बी दो मेटल हैं और दोनों की अगर आईई की वैल्यू हमको दे दिया जाए, जैसे इसको बोलता है 7.5 बोलता है और इसका 1.25 अगर बोलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आईपी लेना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं चूंकि ए की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, मतलब ये कम ऊर्जा दे करके भी इसको ऐसा बदला जा सकता है, जबकि इसको इस रूप में बदलने के लिए हमको पहले से ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा और इसलिए ए की जो रिएक्टिविटी होगी वो बी से अधिक होगी। इस तरह से हम आयनाइजेशन पोटेंशियल जान करके उनकी रिएक्टिविटी को पहचान सकते हैं। अपेक्षित ऊर्जा की स्थिति भी बता सकते हैं दो एलिमेंट्स की। रिलेटिव एनर्जी इसका भी संबंध हमारा अभी रिएक्टिविटी से ही है। आप जानिए जो स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन है, समझ लो। स्टेबिलिटी, जिस सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। मतलब एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एनर्जी अधिक होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगा। एक दूसरे के वैसी वर्षा है। तो यदि हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर दी जाए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, यहाँ पर केस पर देखो एनर्जी अलग है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बेस पर हम स्टेबिलिटी बताना चाहेंगे। तो जिस आयन की आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईई क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने पर उसको आसानी से
IE लेते हैं, IE का मतलब ये इस तरह से होता है, मतलब ये क्या है, रिएक्टिव स्पेसिस हुआ। और I से रिलेटेड करें तो I अगर ज़्यादा होगी तो आसानी से नहीं बदलेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी से। और इस केस पर हम अगला देख सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन फिनोमेना मीन्स इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जिस किसी सिस्टम की IE अगर क्या होगी, कम होगी, तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इसलिए उसकी जो अपचायक क्षमता है, सॉरी ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगा, मीन्स अपचायक क्या हो जाएगी, प्रबल अपचायक हो जाएगा, प्रबल अपचायक। तो यहाँ पर हम देख लो IE रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को अगर कंपेयर करते हैं